नमस्कार, रात के 10 बज रहे हैं। हर रोज की तरह आ गया है 24 घंटे 24 रिपोर्टर। हाजिर हैं हम दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। दिन भर की भागम भाग के बीच अगर आपसे छूट गई हैं खबरें तो इस आधे घंटे में हमारे 24 रिपोर्टर लेकर आ रहे हैं दिन भर का हाल। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर। दिल्ली में फिर से चुनाव होंगे या नहीं, इसकी चाबी फिलहाल कांग्रेस के पास दिखती नजर आ रही है। एक धड़ा आम आदमी पार्टी को समर्थन देने के मूड में है, तो वहीं सूत्रों के मुताबिक ये खबर भी आ रही है कि कांग्रेस पार्टी टूट भी सकती है। दिल्ली के कांग्रेस विधायक मतीन अहमद ने कहा है कि दिल्ली में कोई चुनाव नहीं चाहता। मतीन चाहते हैं कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को समर्थन देकर सरकार बनवाए। कोई नहीं चाहता, ना जनता चाहती है चुनाव, ना एमएलए चाहते हैं। दिल्ली के लोगों की भलाई के लिए, दिल्ली के चुनाव टालने के लिए जो अतिरिक्त बोझ दिल्ली पर पड़ेगा, उसके लिए अगर कोई फैसला करना पड़ा तो हम पार्टी में बात करके फैसला करेंगे। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के 8 विधायकों में से 6 टूटकर अलग पार्टी बना सकते हैं। दरअसल ये विधायक दोबारा चुनाव के पक्ष में नहीं है, क्योंकि जीत का भरोसा नहीं लग रहा है। 70 विधायकों वाली दिल्ली विधानसभा में फिलहाल 3 सीट खाली हैं। ऐसे में सदन की संख्या हो गई है 67, यानी कि बहुमत के लिए चाहिए 34 विधायकों का समर्थन। फिलहाल अकाली दल के 1 विधायक को मिलाकर बीजेपी के पास 29 विधायक हैं। बीजेपी को 2 निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल है। ऐसे में आंकड़ा पहुंच जाएगा 31, और अगर कांग्रेस के 6 विधायक टूटकर बीजेपी से मिले तो आंकड़ा पहुंच जाएगा 37, यानी बीजेपी की सरकार बन जाएगी। अगर कांग्रेस के 6 विधायक टूटकर आपको समर्थन देते हैं तो आपका आंकड़ा पहुंच जाएगा 33 पर, यानी कि सरकार बनाना फिर भी मुश्किल होगा। ऐसे में आम आदमी पार्टी को निर्दलीय विधायकों का सहारा होगा। 16वीं लोकसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन आज नए सांसदों को शपथ दिलाई गई। प्रोटेम स्पीकर कमलनाथ ने संसद की सदस्यता की शपथ के लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। पीएम मोदी ने गुजरात की वडोदरा की संसदीय सीट छोड़ दी है, जबकि यूपी की वाराणसी सीट अपने पास रखी है। मोदी के बाद गुजरात के गांधीनगर से सांसद लाल कृष्ण आडवाणी ने सांसद की शपथ ली। आडवाणी के बाद प्रोटेम स्पीकर कमलनाथ ने यूपी के रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी को सांसद की शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया। प्रोटेम स्पीकर कमलनाथ और उनके सहयोग के लिए बनी 3 वरिष्ठ सांसदों के पैनल ने बाकी सांसदों को शपथ दिलाई। कई सालों में पहली बार निगाहों से निगाहें टकराई सोनिया गांधी और मेनका गांधी की। जी हां, शपथ ग्रहण के वक्त तकरीबन 7-8 सांसदों के बाद नाम पुकारा गया प्रोटेम स्पीकर कमलनाथ की तरफ से मेनका गांधी का, जो कि केंद्र में मंत्री भी बनाई गई हैं। वो आई, उन्होंने अपना शपथ लिया। उसके बाद लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कमलनाथ का अभिवादन किया। फिर उनकी कुर्सी के पीछे से होते हुए आयल घूम करके सदस्यता के पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए जैसे ही मेनका गांधी आगे बढ़ रही थी, उन्होंने खुद निगाहों से निगाहें मिलाकर, हाथ उठाकर, हाथ जोड़कर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अपनी जेठानी का अभिवादन किया, उन्हें नमस्कार किया। बदले में सोनिया गांधी ने भी हाथ जोड़कर मेनका गांधी को देखकर, निगाहों में निगाहें डालकर उनका अभिवादन किया। संसद में आज एक अलग माहौल दिखाई दिया। कुछ सांसदों ने अपनी क्षेत्रीय भाषा में शपथ ली, तो हर्षवर्धन, सुषमा स्वराज और उमा भारती ने संस्कृत में शपथ ली। अहम सुषमा स्वराजः लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः। केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जैसे ही सदस्यता की शपथ लेनी शुरू की तो लोग चौंक पड़े, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि वो हिंदी में शपथ लेंगी। लेकिन सुषमा स्वराज के बाद उमा भारती और डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी संस्कृत में शपथ लेकर सबको चौंका दिया। इसके बाद कई सांसदों ने अपनी क्षेत्रीय भाषाओं तेलुगु, गुजराती और मराठी में शपथ ली। लेकिन सीमांध्र से सांसद विमान मंत्री अशोक गजपति राजू ने हिंदी में शपथ लेकर एक मिसाल कायम की। निर्विचित हुआ हो, ईश्वर की शपथ लेता हो। सुमित्रा महाजन का लोकसभा का स्पीकर बनना तय हो गया है। सुमित्रा महाजन ने आज लोकसभा के अध्यक्ष के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। इंदौर से बीजेपी की सांसद सुमित्रा महाजन के आज लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद करीब करीब ये तय हो गया है कि वो ही लोकसभा की अध्यक्ष बनेंगी। हालांकि कल स्पीकर के लिए चुनाव होना है। परंपरा के जो परंपराएं हैं, ये कंसेंसस पे होता है, और जो पार्टी मेजॉरिटी में है वो प्रपोज करते हैं। नॉर्मली अक्रॉस द बोर्ड हर पार्टी सपोर्ट करते हैं, हम भी सपोर्ट करेंगे। सुमित्रा महाजन लगातार 8वीं बार लोकसभा के लिए चुनी गई हैं। किसी भी महिला के लिए ये नया रिकॉर्ड है। लाल कृष्ण आडवाणी से संसद का कमरा छीन गया है। बीजेपी संसदीय दल के चेयरमैन के तौर पर उन्हें संसद में कमरा मिला था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को झटका लगा है। संसद में बैठने के लिए अब उनके पास कोई निजी कमरा नहीं बचा है।
एनडीए के कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते उन्हें संसद भवन में 4 नंबर कमरा दिया गया था, लेकिन आज नेम प्लेट हटा दी गई। संसद के अंदर आडवाणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिल्कुल करीब बैठे। एनडीए का नया चेयरमैन अभी तय नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ के बीच तोहफों का सिलसिला जारी है। मोदी के शॉल देने के बाद अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने मोदी की मां के लिए साड़ी भेजी है। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीरा बाग के पास पहुंच गई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की भेजी हुई साड़ी पाकर हीरा बाग काफी खुश दिखी। इससे पहले खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि नवाज शरीफ ने मेरी मां के लिए बेहद खूबसूरत सफेद साड़ी भेजी है। मैं उनका आभारी हूं और जल्दी ही ये साड़ी मैं मेरी मां को दूंगा। इससे पहले जब नवाज शरीफ मोदी के शपथ ग्रहण में आए थे तो मोदी ने नवाज शरीफ की मां के लिए तोहफे में शॉल भेजी थी, जिसे नवाज शरीफ ने खुद अपनी मां को दी थी। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी सितंबर के आखिरी हफ्ते में पहली बार अमेरिका का दौरा करेंगे। अमेरिकी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात राष्ट्रपति बराक ओबामा से भी होगी। मोदी और ओबामा के बीच ये मुलाकात वॉशिंगटन में सितंबर महीने के आखिरी हफ्ते में होगी। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ओबामा ने फोन पर बधाई दी थी और अमेरिका आने का न्योता दिया था। सितंबर के महीने में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की बैठक है। खास बात यह भी कि बैठक में मोदी हिंदी में भाषण देंगे। इसी बैठक के बाद वॉशिंगटन में मोदी और ओबामा की मुलाकात होगी। हालांकि नरेंद्र मोदी बीजेपी के महासचिव के तौर पर पहले अमेरिका का दौरा एक दफा कर चुके हैं, लेकिन गुजरात दंगों के बाद अमेरिका ने उन्हें वीजा देने से इनकार कर दिया था। कांग्रेस ने बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी की होने वाली मुलाकात का स्वागत किया है। कांग्रेस का कहना है कि वीजा के मुद्दे पर पार्टी कोई टिप्पणी नहीं करेगी। ये तो बड़ी अच्छी चीज है, क्योंकि हमारे देश का जो भी नेता हो, प्रधानमंत्री हो, विदेश मंत्री हो, तो सारे बड़े देशों के साथ अच्छे बंधन तो रखने ही चाहिए। अब देखिए, मई 16 के बाद प्रधानमंत्री है हमारे, तो कांग्रेस अभी वो वीजा के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती। वो तो अमेरिका नेचुरली कोई भारतीय प्रधानमंत्री को अपमान नहीं करेंगे। कांग्रेस का ये बयान शायद चौंकाने वाला ही कहा जाएगा, क्योंकि अब तक पक्ष और विपक्ष के बीच किसी भी फैसले पर आलोचना करने की ही परंपरा रही है। कांग्रेस नेता शशि थरूर के नरेंद्र मोदी की तारीफ वाले बयान से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। कांग्रेस ने इसे थरूर की निजी राय बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता शोभा ओझा ने कहा है कि अभी मोदी सरकार के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। The views expressed by Mr. Shashi Tharoor about Mr. Modi and his government are his personal views. As a party, we want the government to function well, and it is too early to express these views as far as the party is concerned. कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा था कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने सबको साथ लेकर चलने की बात कही, जिसका स्वागत करना चाहिए। थरूर ने अमेरिकी अखबार हफिंगटन पोस्ट में लिखे अपने लेख में मोदी की ये तारीफ की थी, जिस पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे की मौत के बाद में सड़क सुरक्षा कानून को लेकर तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में सड़क परिवहन मंत्रालय भी हरकत में आ गया। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि एक नया एक्ट लाया जाएगा, जो मौजूदा सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें परिवर्तन किया जाएगा। 6 देशों के कानूनों को जो है वो स्टडी किया जाएगा, उसके बाद में एक नया कानून तैयार किया जाएगा, जिसको अगले 1 महीने में तैयार कर लिया जाएगा और उसके 15 दिन बाद में उसको बिल के रूप में पेश किया जाएगा। महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी की बड़ी नेता अंजलि दमानिया मान गई हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। अंजलि दमानिया को आखिरकार आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने मना लिया है। अंजलि दमानिया महाराष्ट्र के संयोजक के तौर पर काम करती रहेंगी। अंजलि दमानिया ने फैसला कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में लिया। दिन में खबर आई थी कि अंजलि ने पार्टी की स्थानीय इकाई से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने बयान जारी करके कहा था कि अंजलि दमानिया ने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया, वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य है। अंजलि दमानिया केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर सुर्खियों में आई थी। अंजलि ने नागपुर में गडकरी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था, लेकिन हार गई थी। 1 जुलाई से प्राकृतिक गैस की कीमतें बढ़ जाएंगी। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार जल्द ही नए प्राइसिंग फार्मूले को मंजूरी दे सकती है, जिसके चलते गैस की कीमतें लगभग $8 प्रति यूनिट हो जाएंगी। इससे रिलायंस और ओएनजीसी जैसी कंपनियों को फायदा होगा। पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस मुद्दे पर अगले हफ्ते प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे, जिसके बाद कैबिनेट से नई कीमत को औपचारिक रूप से हरी झंडी मिलेगी। प्राकृतिक गैस की नई दरें सरकारी और निजी हर क्षेत्र की गैस कंपनियों पर भी समान रूप से लागू होंगी। सरकार ने इस सिलसिले में रिलायंस को चिट्ठी भी भेज दी है। गैस कंपनियां अभी $4.2 प्रति यूनिट के हिसाब से गैस बेच रही हैं।
रंगराजन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर यूपीए 2 ने गैस की नई कीमत $8.4 प्रति यूनिट को मंजूरी दे दी थी। गैस की ये नई कीमत 1 अप्रैल से लागू होनी थी, लेकिन चुनाव आयोग की रोक के बाद ये फैसला टल गया था। लोकसभा चुनाव के दौरान भी गैस की कीमतों का मुद्दा खूब उछला था। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने मोदी और राहुल गांधी दोनों पर रिलायंस की तरफदारी करने का आरोप भी लगाया था। पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हत्या के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से पूछा है कि अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है। पुणे के हड़पसर इलाके में 24 साल के मोहसिन सादिक शेख की उस वक्त हत्या कर दी गई थी जब वो मस्जिद से नमाज पढ़कर लौट रहा था। चश्मदीदों के मुताबिक हिंदू राष्ट्र सेना के कुछ लोग बाइक पर आए और मोहसिन को पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद मोहसिन को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस केस में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ये सभी हिंदू राष्ट्र सेना के कार्यकर्ता हैं। ये सब आरोपी पूना के रहने वाले हैं। प्राइमा फेशिया ये सब आरोपी हिंदू राष्ट्र सेना के कार्यकर्ता हैं। बलात्कार के बाद राजस्थान की राजधानी जयपुर में पीड़ित लड़की के खुद को जिंदा जलाने की कोशिश का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यही है वो शख्स जिस पर 8वीं क्लास की छात्रा के साथ बलात्कार का संगीन आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि जब पीड़ित लड़की के माता पिता नौकरी पर चले गए तो पुलिस के मुताबिक पड़ोस में रहने वाले इसी शख्स ने जबरन पीड़िता के साथ रेप किया। पुलिस का कहना है कि रेप के बाद लड़की ने खुद को आग लगा ली। उसकी चीख पुकार को सुनकर पड़ोसियों ने पुलिस को वारदात की सूचना दी। फिलहाल जयपुर के एक अस्पताल में पीड़ित लड़की जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। नाबालिग है, उसकी एज 18 से कम है और जो दुष्कर्म करने वाले लड़के को हमने धारा 376, 354 और पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत अरेस्ट किया है। यूपी के अमेठी में एक महिला की दलित महिला से दोस्ती कुछ बदमाशों को इस कदर नागवार गुजरी कि पुलिस के मुताबिक वो दलित महिला के घर बैठी महिला के साथ बलात्कार कर फरार हो गए। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मारपीट और बलात्कार का केस दर्ज कर लिया है। अमेठी की इस पीड़ित महिला के साथ हुई गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात ने रोंगटे खड़े कर दिए हैं। ये महिला दलित महिला के घर मुंबई में रहने वाली पति का फोन सुनने पहुंची थी कि पुलिस के मुताबिक अचानक बदमाश आ धमके और वहीं महिला के साथ गैंगरेप किया। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यूपी के देवरिया में एक लड़के और लड़की का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला है। पुलिस अब जांच कर रही है कि ये खुदकुशी का मामला है या फिर हत्या का। मामला देवरिया के पीपरा गांव का बताया जा रहा है, जहां आज गांव के लोगों को जैसे ही पता चला कि गांव के बाहर एक लड़के और एक लड़की का शव पेड़ पर लटके हुए हैं, वहां लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस को खबर की गई। उसके बाद पुलिस शवों को लेकर जांच के लिए चली गई। पुलिस के मुताबिक शवों की पहचान इनके जेब में मिले पहचान पत्र से हो गई है। इन दोनों की शादी 1 महीने पहले ही हुई थी। इलाके के लोगों को शक है कि इनकी हत्या कर इन्हें पेड़ से लटकाया गया है, जिससे मामला खुदकुशी का लगे। यूपी में कानून व्यवस्था के बुरे हाल को लेकर देश विदेश में हंगामा मचा है, लेकिन इस तरह की घटनाओं पर रोक लगा पाने में अखिलेश यादव पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रहे हैं। रेप और गैंगरेप की बढ़ती घटनाओं को लेकर पूरे देश में माहौल गरमाया हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर मुलायम और अखिलेश के पक्ष में खुलकर सामने आ गए हैं। कोई हमसे कह के तो नहीं जा रहा कि हम बलात्कार करने जा रहे हैं, तो जाके पकड़ लें उसको। सड़क पे हम एक्सीडेंट ना हो उसके लिए हेलमेट के लिए तो हम रोक सकते हैं। अब कौन बलात्कार करने जा रहा है उसकी कोई इन्फॉर्मेशन तो होती नहीं, तो एकांत में होता है। मानसिक उसके जो है जब संतुलन खो बैठता है आदमी तो वो है। तो इसके लिए मुलायम सिंह जी या अखिलेश जी या ये क्या करेंगे बेचारे। मध्य प्रदेश बीजेपी ने गृह मंत्री बाबूलाल गौर के रेप पर दिए बयान से किनारा कर लिया है। उनसे चर्चा के दौरान एक निजी रूप से उन्होंने कोई बयान दिया जिसको कहीं ट्विस्ट किया जा रहा हो, लेकिन हमारा संस्थागत रूप से जो विचार है मैंने बहुत स्पष्ट तरीके से आपके सामने रखा है और हम स्पष्ट और सख्त रवैया एक बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के लिए रखते हैं। लेकिन कांग्रेस ने जरूर इस बयान के बहाने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। गृह मंत्री ने जो मध्य प्रदेश की महिलाओं के बारे में बयान दिया, बलात्कार को लेकर के जो बयान दिया है वो निंदनीय है, घोर अपमानजनक है। मैंने कड़े शब्दों में इस बयान की निंदा की है और इसलिए हम मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि उनको अपने मंत्रिमंडल से निकाल के बाहर करना चाहिए। बाबूलाल गौर ने आज दिए विवादित बयान में कहा है कि रेप करने वाला बताकर नहीं जाता, वारदात रिपोर्ट होने के बाद ही ऐसे मामले में कार्रवाई होती है। अफगानिस्तान के हेरात में अगवा भारतीय नागरिक एलेक्सिस प्रेम कुमार का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। इस मामले में 3 तालिबानियों को गिरफ्तार किया गया है।
अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय के मुताबिक पकड़े गए 3 तालिबानी एलेक्सिस प्रेम कुमार के अपहरण में शामिल हैं। अफगानिस्तान ने जल्द ही एलेक्सिस की रिहाई का भरोसा दिया है। तमिलनाडु के एलेक्सिस प्रेम कुमार अफगानिस्तान में एक एनजीओ के कंट्री डायरेक्टर हैं। सोमवार को हेरात के एक स्कूल से उनका अपहरण हुआ था। तालिबान पर उनके अपहरण का शक जताया जा रहा है। एलेक्सिस की रिहाई के लिए तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप की मांग की है। दिल्ली में आज पिछले 5 साल का सबसे गर्म दिन रहा। दिल्ली में आज तापमान 44 डिग्री के पार चला गया। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी में 44.7 डिग्री का तापमान रिकॉर्ड किया गया। सफदरजंग के तापमान को आधिकारिक माना जाता है। ये ताप सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा है। इस सीजन का पिछला अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री था, जो 29 मई को पहुंचा था। आज दिन का न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री था, जो कि सामान्य था। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में गर्मी और बढ़ने की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग का कहना है कि कल पारा 45 डिग्री भी पहुंच सकता है। जबरदस्त गर्मी से जूझ रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। मानसून अगले 24 घंटों में केरल में दस्तक दे देगा। हालांकि मानसून अपने तय समय से 4 से 5 दिन पिछड़ चुका है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक मानसून 1 जून को ही केरल के तट से टकराना था, लेकिन अब इसके 4 से 5 दिन की देरी से केरल पहुंचने की उम्मीद है। अगर मानसून की चाल पहले से तय समय के मुताबिक होती तो 5 जून को इसे कर्नाटक पहुंचना था और 10 जून को मुंबई के तट से टकराना था। इस लिहाज से अगर मानसून इसी रफ्तार से आगे बढ़ता है तो ये तारीखें 4-5 दिन आगे बढ़ सकती हैं। हालांकि मानसून की रफ्तार मौजूदा हवा के दबाव पर निर्भर करती है, इसलिए हो सकता है कि 4 से 5 दिन लेट हुआ मानसून अपनी गति पर लौट आए। मुंबई शेयर बाजार ने आज एक नया इतिहास रचा। बीएसई का सेंसेक्स आज रिकॉर्ड 25,000 के ऊपर बंद हुआ। सेंसेक्स आज कल के मुकाबले 214 अंक चढ़कर 25,020 के अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी कल के मुकाबले 72 अंक ऊपर 7,474 पर बंद हुआ। आज मेटल, पावर, गैस और ऑयल के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी दर्ज की गई। इसके अलावा एफएमसीजी, आईटी और कैपिटल गुड्स में भी मजबूती का रुख रहा। हालांकि बैंकों के शेयरों में गिरावट देखी गई। प्रीमियम मटेरियल से बना सोनी का एक्सपीरिया T3 स्मार्टफोन बाजार में आ गया है। फोन के शानदार फीचर इसे साधारण स्मार्टफोन से अलग करते हैं। इस फोन के फीचर्स की बात करें तो फोन में 5.3 इंच का डिस्प्ले और ये महज 7 मिलीमीटर पतला फोन है। ये पतला है और साथ ही हल्का भी। 4G सपोर्ट करने वाले इस फोन में 4.4 किटकैट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। फोन में 3G, 4G, वाईफाई, ब्लूटूथ 4 और GPS मौजूद है। फ़ोन में 4 GB रैम और इसमें 32 GB का एक्सटर्नल कार्ड सपोर्ट है।